जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने वालों को आपके भाई राना अदनान भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम जी। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम देखने सुनने वाले खैरोफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जनाब अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, कामयाबी अता फरमाए। आज नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ये वीडियो जो भी कानून को जानना पसंद करते हैं, कानून का इल्म हासिल करना चाहते हैं, यंग वकला के लिए या जो भी CSS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत मुफीद साबित होगी। आज का टॉपिक जो है वो क्रिमिनल लॉ जो है इस पे है कि क्रिमिनल ट्रायल के जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, एक केस का प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। ये सिर्फ कानूनदान या वकला के लिए लाजमी नहीं बल्कि हर शहरी के लिए लाजम है कि उसे कानून से अवेयरनेस हासिल हो, वो कानून को जाने, ताकि अगर ज़िंदगी में कभी भी आपका वास्ता पड़ जाता है अदालतों से, क्रिमिनल केस से, तो आपने क्रिमिनल केस से किस तरह निकलना है। ये नहीं कि आप हर डेट पे जाएं और पूछें कि जनाब वकील साहब अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कितनी देर लगेगी। तो इसलिए ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए कि क्रिमिनल ट्रायल के जो स्टेप्स हैं ये वाज़िया तौर पर इस पे वीडियो बनाएं, तो इस पे आज वीडियो बनाते हैं। क्रिमिनल केस का आगाज़ जो है वो एक जुर्म से होता है। जब भी जुर्म होगा तो वो क्रिमिनल केसेस में आएगा। जुर्म का आगाज़ जो है जब भी होगा, FIR होगी थाना में, इसका अंदराज होगा। सबसे पहले जब जुर्म होगा इसके बाद थाना में इत्तला होगी, इत्तला होने के बाद FIR का अंदराज होगा। अगर FIR दर्ज हो जाए तो ठीक, अगर FIR दर्ज ना करें पुलिस वाले तो आप बज़रिया रिट पिटीशन बाई A बाई B ज़ाब्ता फौजदारी के तहत रिट पिटीशन दायर करके सेशन जज की अदालत से आर्डर ले सकते हैं। एक तो FIR का तरीका है, दूसरा जो है कुछ जुर्म जो होते हैं वो बेलेबल होते हैं, यानी काबिल ज़मानत होते हैं। तो कुछ जुर्म जो होते हैं वो नाकाबिल ज़मानत होते हैं। तो कुछ जराइम में जो है वो FIR नहीं होती, तो फिर आपको मजिस्ट्रेट के सामने इस्तगासा दायर करना पड़ता है। इस्तगासे का एक अलग प्रोसीजर जो मैं अलग वीडियो दूंगा। तो जनाब FIR जब आप थाना में इत्तला करते हैं, FIR हो जाती है। FIR होने के बाद जनाब IO जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, आपकी जो है वो तफ्तीश करेगा। मुल्ज़म को शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। IO जो है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप मर्डर ट्रायल कर रहे हैं, तो मर्डर ट्रायल में IO जो है जाए वक़ुआ से खून आलूद मिट्टी और जो है चलीदा खोल जो है वो हासिल करेगा। दीगर चीज़ें जो है जो वक़ुआ में इस्तेमाल हुई हैं वो इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद वो इसकी तफ्तीश करेगा और इन्हें फ़ॉरेंसिक के लिए भी जो है वो भेजा जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम चीज़ें इकट्ठी करने के बाद तमाम लोगों को सुना जाता है। वहाँ जिसने वक़ुआ देखा है उन्हें सुना जाता है। गवाहान के बयान कलम बंद किए जाते हैं, मुद्दई के बयान कलम बंद किए जाते हैं। कलम बंद करने के बाद जनाब
انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد اگر ملزم شامل تفتیش ہو جائے تو جناب والا اس سے ریکوری کی جاتی ہے۔ اگر ریکوری ہو جائے تو اس کے بعد ملزم کو جناب جوڈیشل کر دیا جاتا ہے بذریعہ عدالت۔ قانون کے مطابق چلان جو ہے وہ 14 دن میں داخل عدالت کرنا ہوتا ہے، لیکن کئی وجوہات ہیں، یہ پاکستان ہے، پاکستان میں کوئی بھی جو کام ہے وہ وقت پہ نہیں ہوتا، اس لیے چونکہ جو ہمارے پولیس کے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے اوپر بھی کام کا کافی برڈن ہوتا ہے، اس لیے 14 دن سے زائد ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ اس میں جو شامل تفتیش ہونے کا طریقہ ملزم کا وہ میں بتاتا چلوں، وہ ایک علیحدہ ویڈیو بھی دوں گا، لیکن اس میں ہلکا سا ٹچ دیتا جاؤں کہ شامل تفتیش جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایف آئی آر ہونے کے بعد ملزم جو سمجھدار ملزم ہے، جو قانون کو جانتے ہیں، وہ ایف آئی آر ہونے کے بعد فوری جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ، جسے ضمانت قبل از گرفتاری کہا جاتا ہے، وہ کروا کر شامل تفتیش ہو جاتے ہیں۔ اور جو قانون کو نہیں جانتے، کم عقل ہیں، وہ جناب پکڑے جاتے ہیں، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ گرفتار ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہماری ہے وہ من مانی بھی کرتی ہے، تو ادھر میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا جاؤں کہ آپ جب بھی ایف آئی آر ہو جائے تو آپ بیل بیفور اریسٹ کروانے کے بعد پھر ہی شامل تفتیش ہوا کریں۔ اور اگر بالفرض ملزم جو ہے وہ نہ تو شامل تفتیش ہوتا ہے نہ بیل کرواتا ہے تو اس کے بعد ملزم کو جو ہے وہ اشتہاری کر دیا جاتا ہے، اور اشتہاری کرنے کے بعد اس کی وارنٹ گرفتاری، پھر وارنٹ گرفتاری کے بعد اشتہاری، ٹھیک ہے جی، پھر اشتہار اس کے گھر پہ چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ تو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ جب چلان عدالت میں داخل ہو جاتا ہے تو چلان میں جناب داخل ہونے کے بعد فوری جو ہے ملزم پہ چارج فریم کیا جاتا ہے۔ عدالت جو ہے وہ چارج فریم کرتی ہے، جس میں ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر ملزم اس میں چارج فریم ہونے کے بعد فوری اس بات کو مان لیتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، جرم کو قبول کر لیتا ہے، اقبال جرم کر لیتا ہے، تو وہاں پہ اس کے ویری نیکسٹ ڈیٹ ملزم کے خلاف فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ملزم کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، ایف آئی آر جھوٹی اور بے بنیاد جو ہے وہ کروائی گئی ہے، مجھے غلط پھنسایا گیا ہے، تفتیش غلط ہوئی ہے، پولیس مدعی کے ساتھ ساز باز ہے، اینڈ سو کچھ بھی کہے، تو پھر اس کے بعد جناب مدعی اور گواہان کو سمن کیا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، ان کی ایویڈنس ہوتی ہے۔ ایویڈنس ہونے کے بعد یہ پرائیویٹ گواہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ایف آئی آر میں جن کا اندراج ہوتا ہے گواہان کا، جو پرائیویٹ گواہان ہوتے ہیں، یہ مدعی نے رکھے ہوتے ہیں، انہیں پرائیویٹ گواہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکاری گواہان جو ہے، سرکاری ایویڈنس، جس نے ایف آئی آر لکھی، جس نے تفتیش کی، جس نے چلان میں جو گواہان آئے، جو ریکوری کے گواہان تھے، یہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ گواہان کی ایویڈنس ہوتی ہے۔ ایویڈنس ہونے کے بعد یہاں پہ یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ گواہان ہونے کے بعد ملزم کا وکیل ان پہ جرا کرتا ہے، اور جو شہادت پیش کی جاتی ہے، جو مدعی اور گواہان کی شہادت ہوتی ہے، اسے ایگزامینیشن ان چیف کہا جاتا ہے۔ ایگزامینیشن ان چیف جو ہے پرائیویٹ گواہان کی ہونے کے بعد ان پہ جرا کی جاتی ہے۔ جرا کرنے کے بعد جناب والا، جسے کراس ایگزامینیشن بھی کہتے ہیں، کراس کیا جاتا ہے۔ کراس کرنے کے بعد پھر سرکاری جو گواہان ہوتے ہیں، جو عدالتی گواہان ہوتے ہیں، ان کو طلب کیا جاتا ہے ایک ایک کر کے، یا یکمشت اکٹھا بھی ان کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ یہ عدالت کی صوابدیدی پاور ہے۔
जब ये अदालत में आ जाते हैं, इनकी एविडेंस होती है, जिसने FIR लिखी होती है वो FIR के मुताबिक जो जो लिखा होता है वो बताता है, जिसने रिकवरी की होती है, जो रिकवरी का गवाह होता है वो रिकवरी के बारे में बताता है, और जो मेडिकल का होता है डॉक्टर, यानी कि कह सकते हैं जिसने पोस्टमार्टम किया होता है वो डॉक्टर, या जिसने मेडिकल किया होता है वो डॉक्टर को तलब किया जाता है, या SHO जो है जिसने FIR में साइन किए होते हैं या चालान में साइन किए होते हैं, तफ्तीशी जिसने फाइंडिंग की होती है, जिसने तफ्तीश की होती है, रिकवरी के गवाहन, ये तमाम गवाहन जो हैं ये इनको बुलाकर इनकी एविडेंस होती है, जिन्हें क्रॉस इन चीफ कहते हैं। होने के बाद इन पर मुल्ज़म का जो वकील है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि असल हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। असल हक़ाइक़ सामने लाने के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद मुल्ज़म का बयान कलमबंद होता है, और मुल्ज़म से जो अदालत है, जज साहब हैं, वो अंडर सेक्शन 342 CPC, जिसे आम हम कहते हैं 342 के बयान, मुल्ज़म के 342 के बयान, जिसमें मुल्ज़म से अदालत सवालात करती है, अदालत पूछती है कि यहाँ पे आप कहाँ थे, यहाँ क्या हुआ, आया आप इसमें मुल्ज़म है या नहीं है। इसके बाद जनाब आम तौर पर होता यह है कि मुल्ज़म को भी एक मौका दिया जाता है कि आया आप डिफेंस में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं। यहाँ पे चूँकि क्रिमिनल जो प्रोसीजर है ये काफ़ी गहराई से मैं जानता हूँ, यहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम जो मलक अकरम साहब हैं वो ट्रायल स्पेशलिस्ट हैं और बुक्स भी लिख चुके हैं, ट्रायल पे उनकी काफ़ी बुक्स हैं, साइटेशन पे बुक्स हैं क्रिमिनल की, जो वो भी कहते होते हैं कि डिफेंस में जो है कभी भी कोई मुल्ज़म जो है इसे डिफेंस में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुल्ज़म तो अपनी बेगुनाही साबित कर रहा होता है। वो 100% ये उसे उम्मीद होती है कि मैं इस ट्रायल में इंशाल्लाह जो है वो बेगुनाह हो जाऊंगा, ट्रायल मेरे हक़ में जा रहा है, इसलिए डिफेंस में कुछ पेश नहीं करना चाहिए। ये 99% जो लोग हैं, जो वकला हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर को जानते हैं, क्रिमिनल ट्रायल को जानते हैं, वो 99% जो है वो डिफेंस में कुछ पेश नहीं करते। तो इसके बाद जनाब तमाम प्रोसीजर के बाद फाइनल आर्गूमेंट होते हैं। जो मदई का वकील होता है वो फाइनल आर्गूमेंट करता है। आर्गूमेंट करने के बाद मुल्ज़म का वकील जो है वो तमाम जो ट्रायल है, ट्रायल को सामने रखते हुए जनाब आर्गूमेंट, फाइनल आर्गूमेंट करता है। आर्गूमेंट, दोनों पार्टियों के आर्गूमेंट सुनने के बाद अदालत जो है, अदालत से मराद सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, या अगर आप मजिस्ट्रेट की अदालत में ट्रायल है, क्रिमिनल ट्रायल है, यहाँ पे ये वाज़ह करता चलूँ कि पावर के हिसाब से केस चलता है। ये जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो मजिस्ट्रेट सुनेगा, जो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, चूँकि सेशन जज की पावरें एडिशनल को दी होती हैं, इसलिए एडिशनल सेशन जज भी सेशन की पावरें रखता है और वो तमाम ट्रायल जो है, जो उनकी पावर है वो सुन सकता है। ये तमाम ट्रायल सुनने के बाद जनाब मजिस्ट्रेट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बात वाज़ह करता चलूँ कि जो मर्डर ट्रायल है ये हमेशा सेशन जज की, चूँकि पावर उसकी है सेशन जज की, तो वो उसी की अदालत में होगा, तो अबहम पैदा ना हो इसलिए वाज़ह किया है। आर्गूमेंट सुनने के बाद, तमाम केस को सुनने के बाद जनाब फिर जज साहबान वेरी नेक्स्ट डे जनाब, या वेरी नेक्स्ट डेट, जो भी डेट डालेंगे उस डेट पे फाइनल जजमेंट जो है वो अनाउंस करेंगे, जिसमें मुल्ज़म को जनाब बेगुनाह भी कर सकते हैं, मुल्ज़म को बरी भी कर सकते हैं, मुल्ज़म को सज़ाए मौत भी दे सकते हैं, मुल्ज़म को उम्र कैद भी दे सकते हैं। ये जज साहब की पावर है, अदालत की पावर है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। ये था क्रिमिनल ट्रायल का स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है। काइंडली मेरे नए आने वाले व्यूवर जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
اور میرے جو ویڈیو آتی ہے اسے لائک کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، ہنستے رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔